हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए साथीगण, आज आप सभी के बीच मॉक टेस्ट नंबर 4 है। और दोस्तों, जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है सारा का सारा आपके 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथीगण, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो बेसिकली जर्मनी के सहयोग से दोस्तों जो कि खोला गया था। दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा पंचवर्षीय योजना के समय कौन कौन से इस्पात को खोला गया था, दोस्तों आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब 1956 से 61 के बीच चला था, उस समय भिलाई और दुर्गापुर और साथीगण अगर मैं बात करूं कि राउरकेला, ये तीन जो कि आपके उद्योग जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय खोला गया था, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि भिलाई बेसिकली रूस सोवियत संघ के द्वारा 1959 में खोला गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं दुर्गापुर की बात करूं तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में जो 1960 में दोस्तों खोला गया था। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं कि राउरकेला जो बेसिकली 1959 में जर्मनी की मदद से खोला गया था, ये तीनों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। हमेशा आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं एक बोकारो, जो आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है कि बोकारो संयंत्र कौन से पंचवर्षीय योजना में खोला गया था, तो बेसिकली तीसरे पंचवर्षीय योजना जो सोवियत संघ 1965 में खोला गया था, ये भी पॉइंट बेसिकली दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, लेकिन साथीगण अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो साथीगण जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़िएगा दोस्तों, और वहां दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ जो कि डाल दिया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगे ना तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल है। दोस्तों ये भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली लॉर्ड रिपन आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं लॉर्ड वेवल की बात करूं तो लॉर्ड वेवल, इन्होंने वेवल योजना जो 1945 में दोस्तों लागू किया गया था, ये भी पॉइंट बेसिकली आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं लॉर्ड इरविन से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एक समझौता लाया था, लॉर्ड इरविन समझौता, जो बेसिकली 4 मार्च 1931 में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इन्हीं के समय दोस्तों आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रखिएगा। कई बार दोस्तों आपके एनटीपीसी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी घटना कौन से वायसराय के समय हुआ था, तो बेसिकली दूसरे गोलमेज सम्मेलन बेसिकली लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था, आपको बेसिकली याद रखना है। अगर दोस्तों लॉर्ड रिपन से अगर कुछ और इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं तो बेसिकली भारत के उद्धारक बेसिकली लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किस व्यक्ति ने कहा था, तो बेसिकली फ्लोरेंस नाइट एंगल के द्वारा कहा गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और लॉर्ड अगर मैं रिपन की कार्यकाल की बात करूं तो 1880 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल माना जाता है, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। और इनसे रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक बेसिकली लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन की स्थापना की मैं बात करूं तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। साथीगण अगर मैं लॉर्ड हार्डिंग की बात करूं तो इनका कार्यकाल जो 1921 से लेकर 1925 के बीच में रहा था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस नेता ने तस्कंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था, ये भी दोस्तों बेसिकली आपके एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, जो दोस्तों अयूब खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था, और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के बीच के दोस्तों तस्कंद समझौता पे हस्ताक्षर किया था। दोस्तों आपके एग्जाम में तस्कंद समझौता से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली तस्कंद समझौता कब शुरू किया गया था, तो बेसिकली 10 जनवरी 1960 में दोस्तों 1966 में तस्कंद समझौता की शुरुआत हुआ था।
ये भी दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में तस्कंद समझौता से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डैश ने ब्राह्मी और खौष्टी लिपियों की व्याख्या कीजिए जो पहले शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों हमेशा अशोक से संबंधित ब्राह्मी और खौटी लिपियों से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम, चाहे रेलवे चाहे एसएससी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं उनका व्याख्या और शिलालेखों का उपयोग, अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अशोक के कुछ इंपॉर्टेंट अगर शिलालेख की बात करूं तो उसमें से टोटल 14 शिलालेख के बारे में कहा गया था। अगर मैं पहले शिलालेख की बात करूं तो पशु बलि की निंदा के बारे में कहा गया था। ये भी आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है कि पशु बलि की निंदा बेसिकली कौन से अशोक के शिलालेख में कहा गया था, तो पहले शिलालेख में कहा गया था। अगर मैं छठे शिलालेख की बात करूं तो अशोक के आत्मनियंत्रण के बारे में कहा गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों 7 और 8 आपके शिलालेख में बेसिकली अशोक के तीर्थ यात्रा की वर्णन कहा गया है। ये भी दोस्तों बेसिकली आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है कि अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन बेसिकली कौन से शिलालेख में वर्णन है, तो 7 और 8 में। दोस्तों अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 में दोस्तों कलिंग युद्ध के वर्णन आपके 13 शिलालेख में कहा गया था, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों अगर मैं अंतिम 14 की बात करूं तो जनता को धार्मिक जीवन जीने की सलाह बेसिकली अशोक के 14वां शिलालेख में दिया गया था। तो ये भी दोस्तों एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके अशोक से रिलेटेड दोस्तों शिलालेख से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन चाहतेगण कि संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के हिस्से के रूप में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके ऑप्शन नंबर 3 जो आपके करेक्ट आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर न्यूयॉर्क चाहे कोई भी दोस्तों संगठन हो उनके मुख्यालय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं यूनिसेफ की अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो बेसिकली न्यूयॉर्क आ जाएगा, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर मैं ILO की मैं बात करूं दोस्तों तो जेनेवा आ जाएगा। ये भी बेसिकली आपके एग्जाम में हमेशा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली उनका मुख्यालय आपके जेनेवा आ जाएगा। अगर दोस्तों UNU की बात करूं दोस्तों तो बेसिकली इनका भी मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क आ जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं आसियान की मुख्यालय की बात करूं तो जकार्ता आ जाएगा दोस्तों। और साथ ही अगर मैं अंतिम बात करूं तो सार्क दोस्तों इनका अगर मैं बात करूं तो काठमांडू आ जाएगा। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन और उनका मैं एक्सप्लेनेशन कह रहा हूँ दोस्तों, हर एक दोस्तों क्वेश्चन आपके रेलवे प्रीवियस ईयर, NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन लगता होगा। दोस्तों अगर मेरे अंदर कोई भी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में एक रिव्यू जरूर दीजिए ताकि मैं भी अपने आप को सुधारने का काम करूंगा। लेकिन साथीगण अगर आपके लिए क्लास अच्छा है तो साथीगण जरूर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा था। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली 1972 में छठी अनुसूचियां जिसमें से वन्यजीव अधिनियम के बारे में कहा गया था। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में 1992 से रिलेटेड प्रोजेक्ट पूछा जाता है और 1973 से रिलेटेड प्रोजेक्ट कहा जाता है। 1992 बेसिकली हाथी प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है और 1973 में दोस्तों बाघ प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है। ये दोनों दोस्तों एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन नंबर 6 के माध्यम से मैं आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में महारत्न कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन साथ ही अगर आपको ग्रुप डी का भी क्लास चाहिए तो इसी चैनल पे दोस्तों ग्रुप डी का भी क्लास आज शुरू मैंने किया है दोस्तों, वहाँ से भी आप जरूर देखिएगा। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी करें तो वहाँ का सारा दोस्तों GK GS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं वर्तमान में अभी 24 महारत्न कंपनी है, उनमें से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 अभी वर्तमान में महारत्न कंपनी है। अगर मैं 14वां की बात करूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपके 14वां जो कि महारत्न कंपनी है, आपको याद रखना है। और अगर दोस्तों मैं पहली अगर महारत्न कंपनी की बात करूं तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखिएगा, पहला और 14वां। अगर 15 भी बनता है दोस्तों तो 15वां आप जरूर याद रखिएगा, है ना। तो अभी तक दोस्तों 14 महारत्न कंपनी वर्तमान में, जिसमें से अगर मैं 14वां की बात करूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि एक संचार प्रोटोकॉल कौन सा है, तो उसमें से HTTP है, एक संचार प्रोटोकॉल है। दोस्तों अगर मैं बात करूं HTTP का फुल फॉर्म, जो आपके एग्जाम में NTPC में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा, HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेसिकली आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये HTTP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है दोस्तों। इसी तरह से आपके NTPC का भी फुल फॉर्म एक बार दो बार पूछ लिया था, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है, दोस्तों हमेशा नेशनल वाटरवे से क्वेश्चन पूछा जाता है और नेशनल हाईवे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी आपके राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आइए दोस्तों जानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ब्रह्मपुत्र आ जाएगा कि किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है, तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं नेशनल वाटरवे अगर मैं 1 की बात करूं, तो बेसिकली इलाहाबाद से हल्दिया के बारे में कहा गया है। अगर मैं दूसरा की बात करूं तो सादिया से धुबरी के बारे में कहा गया है। अगर मैं तीसरा की बात करूं दोस्तों तो कोल्लम से कोट्टापुरम के बारे में कहा गया है। और दोस्तों अगर मैं पांचवा की बात करूं तो बेसिकली तलचर से घमरा के बारे में आपके राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में कहा गया। ये दोनों तीनों पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा नेशनल वाटरवे से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुनः मैं एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, नेशनल वाटरवे 1 में इलाहाबाद से हल्दिया के बारे में कहा गया है। नेशनल वाटर 2 में बात करूँ तो सादिया से धुबरी के बारे में। नेशनल वाटरवे 3 में बात करूँ तो कोल्लम से कोट्टापुरम में। और नेशनल वाटरवे 5 की बात करूँ तो तलचर से घमरा के बारे में दोस्तों कहा गया है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ओपेक का बेसिकली मुख्यालय आपके वियना में पड़ता है। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में जेनेवा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। WTO का मुख्यालय बेसिकली जेनेवा, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा, अंगटाड का मुख्यालय जेनेवा, WHO का मुख्यालय बेसिकली जेनेवा। हमेशा आपके जेनेवा से रिलेटेड दोस्तों आपके चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो साथीगण क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं नाटो की मुख्यालय की बात करूं तो बेसिकली ब्रुसेल्स आ जाएगा। ये भी दोस्तों बेसिकली आपको पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए दोस्तों, तो आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है, जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़िए दोस्तों, वहाँ इस क्लास का PDF दोस्तों अपलोड कर दिया जाता है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना 2018 में बेसिकली कहां से शुरू किया गया था, दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन में हर एक बार कहता हूं दोस्तों कि झारखंड से आयुष्मान भारत कार्ड योजना आप याद रखना दोस्तों, रांची से आपकी 2018 में शुरू किया गया था। और वैसे ही दोस्तों प्रधानमंत्री 2014-15 की योजना आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात करूँ दोस्तों तो बेसिकली 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया शुरू किया गया था। अगर दोस्तों मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करूं तो 22 जनवरी 2015 को ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर सांसद ग्राम योजना की बात करूं तो बेसिकली 11 अक्टूबर 2014 में लाया था। एटलीस्ट ये 3 क्वेश्चन और एक आयुष्मान भारत योजना, ये 4 क्वेश्चन आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो हमेशा 2014-15 से योजना क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का क्या नाम है, दोस्तों ये गगनयान है और ये कई बार आपकी SSC में भी पूछा है, आपकी रेलवे में भी पूछ रखा है। तो दोस्तों आपको बेसिकली याद रखना कि भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का क्या नाम है, तो गगनयान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गाटा का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन रहा है, ये दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली ILO बेसिकली गाटा का उत्तराधिकारी संगठन है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा WTA अंटाड ECO SOC से इनसे संबंधित क्वेश्चन, उनसे मुख्यालय से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। WTO का मुख्यालय दोस्तों अभी जस्ट इनके बारे में चर्चा किया हूँ, तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि WTO का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल के जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर ये सांची का स्तूप आ जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में सांची का स्तूप बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया था,
ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली अशोक के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को में बेसिकली कब शामिल किया गया था। तो बेसिकली 1989 में यूनेस्को में सांची स्तूप को शामिल किया गया था। ये भी दोस्तों बेसिकली पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो जॉर्ज विटेट के द्वारा जो कि किया गया था। ये भी दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं इंडिया गेट की बात करूँ तो एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। ये भी आपकी गेटवे ऑफ इंडिया और इंडियन गेट, ये दोनों के डिजाइनर से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है। तो बेसिकली अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो 24 अप्रैल को बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून आप सभी मेरे साथीगण को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगर मैं 4 जनवरी की बात करूँ तो विश्व ब्रेल दिवस, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर 3 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ये भी दोस्तों बेसिकली आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और दोस्तों हर एक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन करके लाया हूँ कि दोस्तों अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो ना दोस्तों, तो मैं अपना 100% आपके लिए दे रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप पर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो आप जरूर करके आइएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपसे केवल इतना मांगता हूँ दोस्तों कि एक वीडियो को केवल सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक बेसिकली की लेखक कौन है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपकी बेसिकली 2021 में पूछा गया था और सब नकवी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर चेतन भगत से अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक की बात करूँ तो 5 पॉइंट याद रखिएगा, 3 मिस्टेक याद रखिएगा, 1 नाइट याद रखिएगा और हाल्फ गर्लफ्रेंड, ये भी आपको बेसिकली चेतन भगत से आपको ध्यान रखना है। अगर मैं झुम्पा लाहिड़ी से बात करूँ तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके झुम्पा लाहिड़ी से दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कई बार आपके झुम्पा लाहिड़ी चेतन भगत से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और चेतन भगत का ही दोस्तों 400 डेज पुस्तक, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग आपके सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। अगर दोस्तों मैं लॉर्ड हेस्टिंग की बात करूं तो 1773 से लेकर 1785 के बीच इनका कार्यकाल रहा था और लॉर्ड हेस्टिंग ही दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल था। ये भी दोस्तों बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना है। अगर मैं लॉर्ड डलहौजी की बात करूं तो 1848 से दोस्तों आपके 1854 के बीच इनका कार्यकाल था दोस्तों। और हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने दोस्तों हड़प नीति लागू किया था और पहला राज उन्होंने 1948 में दोस्तों हड़प लिया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ कौन से राज को हड़पा था तो सतारा को हड़पा था और इन्होंने दोस्तों कुशासन के आरोप पे लगा के दोस्तों अवध को फिर हड़प लिया था 1856 में। ये भी दोस्तों बेसिकली आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला पॉइंट बात करूं 1848 में दोस्तों, 1848 में कुशासन के आरोप पे दोस्तों जो कि 1848 में सतारा को हड़पा, लेकिन 1856 में दोस्तों कुशासन के आरोप लगा के आपके अवध को हड़प लिया था। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने ही दोस्तों विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो कि 1856 में लाया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं लॉर्ड कैनिंग से अगर कुछ बात करूं दोस्तों तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 में हुआ था और इन्हीं के दोस्तों समय 1857 की घटना हुआ था। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में जो कि अभी जो बात करें इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड कैनिंग से क्वेश्चन पूछ रखा ना, तो लॉर्ड कैनिंग के ही समय 1857 की घटना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगर मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करूं दोस्तों तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। और अगर मैं बात करूं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बेसिकली 1790 से लेकर 1792 के बीच हुआ था। और अगर मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो 1786 लेकर 1793 में कार्यकाल हुआ था, ये भी बेसिकली आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जिसे अब RMSA के तहत एकीकृत किया गया है, बेसिकली कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 2004 में शुरू किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। दोस्तों क्रम फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 6 7 8 कम से कम भारत तक आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके छठा 4 5 भारत तक दोस्तों
एटलीस्ट आपको याद रखना दोस्तों, है ना। अगर मैं अंतिम दोस्तों क्वेश्चन की बात करूं कि तमिल भाषाओं को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया था? 2004 में दोस्तों। अभी वर्तमान 11 शास्त्रीय भाषा शामिल हो चुका है दोस्तों, 11 का 11 दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बेसिकली कल के स्लाइड में भी बहुत आपके डिस्कशन किया, आज के ग्रुप डी के भी क्लास में दोस्तों ये शास्त्रीय लैंग्वेज से बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा? और दोस्तों अगर आपको क्लास ये अच्छा लगा तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मेरी मेहनत के लिए लाइक करना। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह से कंटिन्यू अगर क्लास चाहिए दोस्तों तो एक कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर कीजिएगा। तो पुनः दोस्तों आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत आभार आप सबका, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।